हमारे साथ लोकसभा में सांसद राजीव राय जी और हमारे साथ जो बैठे हैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में विधायक और हमारे साथ सरकार में रहे मंत्री अभिषेक मिश्रा जी। इधर हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और पहला कार्यक्रम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बेंगलोर में होगा। विजन इंडिया को लेकर के, न्यू इंडिया के कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह हम लोग जाकर के कार्यक्रम करेंगे और विजन इंडिया का जो मकसद है, न्यू इंडिया के निर्माण के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए और नई सोच, नए रास्ते बनाना उसका लक्ष्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि नए रास्ते बनाना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना। और न्यू इंडिया का हमारा मतलब ये भी है कि साइंटिफिक नजरिया रखने वाला इंडिया। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि पॉजिटिव इंडिया जो ये विश्वास रखता है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि प्रोग्रेसिव इंडिया जो प्रगतिशील है, पुरातन पंथी नहीं, मतलब आगे की और आगे देख रहा है। युवा भारत प्रगति पंथी है। जिनसे हमारी लड़ाई है वो पुरातन पंथी हैं। आज का युवा भारत का प्रगति पंथी है। और जो मैंने कहा कि हमारा भारत और हमारी सोच डिवीजन वाली नहीं है। डिवीजन वालों से लड़ने के लिए विजन चाहिए और न्यू विजन इंडिया उस लक्ष्य को पूरा करता है। विजन के साथ डिवीजन का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। डिवीजन की नेगेटिव सोच है, उसका मुकाबला विजन से कर रहे हैं और विजन एक पॉजिटिव सोच है। और इसलिए भी क्योंकि आज का युवा जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है उसकी सोच अलग है। नई पीढ़ी की सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिया से देखती है। हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव कराना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिंग भी होता है। नई पीढ़ी के अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंस, सहनशीलता होती है, सहनशील होते हैं। नई पीढ़ी के विचारों में लोच होती है, वो सबको सुनना समझना चाहती है।
नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा मानती है, क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद होती है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। नई पीढ़ी खुशहाली को अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए न्यू इंडिया न्यू विजन लेकर के विजन इंडिया और न्यू इंडिया के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जैसा कि समाजवादी सरकार में हम लोगों ने न केवल प्रदेश बल्कि देश को भी एक विजन दिया। एक्सप्रेसवे जब देश में बनना भी नहीं शुरू हुए थे, उस समय समाजवादी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए एक रोड मैप दिया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो विजन दिया था, उस विजन के साथ साथ बहुत सारे हाईवे अब लगातार देश में बन रहे हैं। कई ऐसे काम जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थे, उन कामों को भी समाजवादी पार्टी ने सरकार में, क्योंकि विजन था कि प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, आगे बढ़ाएं चीजों को, इसलिए चाहे शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम किया हो, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने की बात हो, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम किए थे कि नए नए स्टेडियम्स बने और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटीज बने, जिससे हमारे युवा आकर के परफॉर्म कर सकें या दुनिया के मुकाबले वो खड़े होकर के उन टैलेंट को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। एजुकेशन के क्षेत्र में भी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने एक विजन के तहत, जिस समय बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते, आउट ऑफ बॉक्स सोच करके हम लोगों ने एक विजन दिया कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप वो उदाहरण बना जिसमें न जाने कितने बच्चों को आगे पढ़ने का, आगे नौकरी रोजगार पाने का, दुनिया से जुड़ने का, और हमारे साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने युवाओं को एक नई सोच देने का काम दिया। तो आने वाले समय में स्टार्टअप्स में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होना है, हेल्थ सेक्टर में मुझे याद है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, उनके साथ साथ जो ऑब्सलीट मशीन्स थी, जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हो गई थी हमारे मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में, उनको हटाना। और जिस तरह प्रदेश में बड़े पैमाने पे कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना और कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, वो एक उदाहरण है। ऑरेंज इकोनॉमी पे काम करना है, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। उस समय सोलर पॉलिसी ला करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया था। जो लोहिया आवास और गरीबों को आवास उपलब्ध हो रहे थे, उनमें एलईडी बल्ब देने का काम शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख के लगभग एलईडी बल्ब बांटे गए थे, जिसकी शुरुआत मैंने खुद सोनभद्र में जाकर के की। नए पावर प्लांट्स को बनाना, जिसमें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, जो कम स्पेस में उतने ही कोल में ज्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। चाहे वो कानपुर हो, आपका निवेली लिग्नाइट हो, ईटा का आपको जवाहरपुर योजना हो, आपकी सोनभद्र में हो, मिर्जापुर में हो, हरदोईगंज में हो, ऐसे तमाम प्लांट हम लोगों ने, बड़े प्लांट, वहीं सोलर प्लांट
और मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी गांव को मिनी ग्रिड से आप पूरा का पूरा गांव सोलर से कनेक्ट कर दें, उनको बिजली न देना पड़े। वो पॉलिसी बना करके हम लोगों ने फकीरेपुरवा, जहां खुद पूर्व राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, वो एक नई दिशा में कि विलेज में, गांव में फ्री बिजली 24 घंटे कैसे दी जा सके, उसके लिए योजनाएं शुरू की थी। इकोनॉमी हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसमें कैसे हम और पुश करें, उसके लिए मंडियां बनाना, हाईवे के किनारे 100-100 एकड़ की मंडियां बनाना, मंडियों को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए जिससे कि उनके जो पासेस बनते हैं या जो उनको असुविधा होती है उसको कैसे दूर किया जा सके। साथ ही साथ कई मंडियों को कंप्यूटराइजेशन में शामिल करना, दुनिया में जो बड़ी बड़ी बनी है मंडियां, उनको उदाहरण के रूप में उनको पढ़ना, समझना और अपने यहां लागू करना, ये काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगे, अमूल को भी उत्तर प्रदेश में बड़े प्लांट लाने का काम किया। साथ में हमारी पराग कैसे और इंप्रूव करे, और उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो केवल काऊ मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाता था वो दिया। एक एग्रीकल्चर सेंटर दिया जो कन्नौज में बना, जहां पर हम फार्मर्स को सीधा सीधा नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, उनको समय पर बीज देने का काम, नई क्रॉप्स, नई सब्जियों के बीज देने का काम, ये समाजवादी सरकार में हुआ। यूथ अफेयर्स में बहुत काम किया। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करना है, उसमें न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च हुआ और कई वर्ल्ड की संस्थाएं उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर या उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया। स्पोर्ट्स में बहुत काम हुआ, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे उनको यश भारती या स्पोर्ट्स अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जाए, या दुनिया के जो ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, उनको कैसे लाया जाए, जिसमें कि फुटबॉल के कोचेस को टू ट्रेन द कोचेस, उनके लिए क्रोशिया से टाइप किया। क्रोशिया से कई महीनों यहां पर हमारे कोचेस रहे, उन्होंने यहां के कोचेस को ट्रेन किया जिससे कि हमारे अच्छे फुटबॉलर बन सकें। पॉवर्टी से कैसे लड़ा जा सके, गरीबी से कैसे दूर किया जा सके, उस पर लगातार हम लोग समाजवादी पेंशन, या जिस समय सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में बुंदेलखंड था, उस समय समाजवादी पैकेट में बहुत सी चीजों को उन तक पहुंचाना। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे, जब तक हम इंक्लूसिव और बड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जहां सरकारी डिपार्टमेंट में लगातार नौकरियां दी गई और एक समय लगता था, भर्ती में बहुत समय लगता था, उस समय मेरिट के आधार पर एक एग्जाम्पलरी भर्ती कर करके रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने शुरू किया। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें डायल 100 एग्जाम्पल है, जिसको डायल 112 कर दिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना उसके साथ साथ, और हमें अपनी पुलिस को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना। प्लस पहला उत्तर प्रदेश था जिसने उस समय सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्विटर हैंडल दे करके और उन्हें कहा कि अगर कोई आपको टैग करेगा तो आपको उस पर कार्रवाई करनी है। और डायल 100 एक एग्जाम्पलरी काम हुआ, जो कि हम लोगों ने एक बहुत जिम्मेदार और बहुत जानकार जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, उन आईपीएस को मैंने खुद न्यूयॉर्क भेजा, ह्यूस्टन भेजा, सिंगापुर भेजा, और वहां से वो तीनों जगह के रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। फिर यहां पर हर लेवल पे अधिकारी से बात की, एसओ लेवल, सीओ लेवल, डिप्टी एसएसपी लेवल, डीआईजी, आईजी और ऊपर तक, कि उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको रेक्टिफाई कर करके एक सॉल्यूशन दिया रिस्पांस सिस्टम डायल 100, जो एक देश को एग्जाम्पलरी बना और एक हेडक्वार्टर के अंदर सबको बैठाना और जनता को राहत देने का काम किया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीवेंसेस सिस्टम सबसे अच्छा क्रिएट किया हम लोगों ने। लेबर एंड सर्विस सेक्टर, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, कई स्कूल का निर्णय उसी समय लिया। जो लेबर सेस था उससे तमाम लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम, कई योजनाओं में बहुत कम मदद मिलती थी उसमें बढ़ोतरी करना, खाना देना 20 रुपए में, न्यूट्रिशनल फूड देना लेबर को, एक शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्री, ई कॉमर्स एंड लोकल ट्रेडर्स, क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी का बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है, तो ई कॉमर्स, उस पर
उस समय भी फेसबुक या और किस तरीके से उन लोगों को मदद किया जा सके वो काम करने का काम हुआ था। बैंकिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, बैंकिंग सिस्टम एक्सेसिबल हो। ऊपर से तो कह दिया कि ये अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट का नाम होगा ये, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सामने जो प्रपोजल रखा और कहा कि हम 3000 बैंक की ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं, तो जब 3000 का प्रपोजल रखा तो वो शॉक में चले गए कि 3000 ब्रांचेस कैसे खुलेंगी। उन्होंने कहा कि इसकी 10% पहले खोल के दिखाओ। तो मुझे खुशी इस बात की कि रिकॉर्ड टाइम में 300 ब्रांचेस एक साथ खोलने का काम पूरे देश में अगर किसी ने किया था तो उस समय समाजवादी सरकार, और उस समय जितनी भी ब्रांचेस बैंक की खुली थी उनके बैंक के हेड प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर के हम लोगों ने ताज में उसका उद्घाटन किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि 3000 लगभग 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खुली गई थी। विलेज इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, माइग्रेशन ना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के विजन इंडिया का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे हो। हमारी पॉलिटिक्स डिवीजन की नहीं है, विजन की पॉलिटिक्स है। उनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स है, उसका जवाब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव विजन की पॉलिटिक्स होगी। जिस विजन की आप बात करें वो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरा है। जो आपने अभी जो बताया विजन वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमारा जो है उसमें है, तो उसके ऊपर आप एक अलग नया विजन किस तरह का पर एआई है उसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं मुझे खुशी है कि कोई नए पत्रकार आए हैं और मुझे चैनल नहीं पता है किस चैनल के हैं, लेकिन खुशी है कि इस बात की कि उन्होंने संविधान की बात कही। संविधान, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन विषय पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा, और जब हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए कहा कि एक विजन लेकर के जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो ग्रोथ पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए न्यू NEO, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, नियो एंड न्यू। और वहाँ पानी की भी कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पानी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ही आई डेटा सेंटर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, आइट के हब क्यों नहीं बन पा रहा उत्तर प्रदेश, जबकि कर्नाटक जो डेटा सेंटर वहां बन रहा है वो पानी के किनारे ही बन रहा है, और क्योंकि टेक्निकल जो चीजें सूट करती हैं वो भी एक कारण है। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो तमाम सुविधाओं को देखता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन सुविधाओं को देना ही नहीं चाहते हैं। मैं इन्हीं की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस समय सैमसंग यूपी में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए आए थे, तो उनके जो ऑफिसर्स थे उनके पास प्रपोजल था कि वो तमिलनाडु में भी जाकर के एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी उनका प्लांट है। जब उसमें हाई लेवल और हमारे लेवल पे जब बैठक हुई और अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई, तो ये बात उनसे पूछा गया कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको और आप यूपी से क्या सुविधाएं चाहते हो। तो जो जो सुविधा यूपी से वो चाहते थे, उस समय की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक्सपेंशन हुआ और सैमसंग का बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आया। इसीलिए आज जब डेटा सेंटर की बात हो रही हो, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आखिरकार हमारे डबल इंजन क्या कर रहे हैं? हमारे डबल इंजन हमें आपको इमोशन में लेके जा रहे हैं, इमोशन से सरकार चला रहे हैं। वो डेवलपमेंट की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे वो बड़े डेटा सेंटर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हो, FDI का इन्वेस्टमेंट हो, उन प्रदेशों में ज्यादा जा रहा है, हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है।
अखिलेश जी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार आस्था पे चल रही है, आपको लगातार रिपीट कर रही और आप विजन, विज्ञान और शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे में जनता को इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह जाकर के आने वाले समय में हमारा विजन क्या होगा, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पूर्व में काम किया है, उनको लगातार बताना पड़ेगा। वो कैसे, मतलब कैसे लोग आएंगे? क्या चीज? आप कहते हैं साइंटिफिक जो फैक्ट हैं उनको रखेंगे, जो अंधविश्वास है, जो पत्थर, उनको किस तरह से आप नहीं, वो थोड़ा खुल के एक्सप्लेन करो ना। ऐसा ना, ऐसा नहीं, मैं समझ रहा हूं हमारे पत्रकार साथी का। इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम सरकार की पुरानी उपलब्धियों के साथ लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विजन रहा और नई पीढ़ी की जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले और अगले 10 साल में क्या होगा, जिस समय 11, 10, 9, 10, 11 में होम डिलीवरी नहीं थी, गुजरात में तो थी होम डिलीवरी कुछ चीजों की, यूपी में बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था। तो कई सेक्टर इतने ग्रो कर गए कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, नई पीढ़ी के साथ नहीं चलेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो शायद हम वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और जब हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इश्यू है, तो जब तक हम एक विजन नहीं रखेंगे तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे? बात टेक्नोलॉजी की हो रही है और टेक्नोलॉजी की बेस लैंग्वेज इंग्लिश है। यूपी की जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन है, तो शिक्षा का आज के जमाने में भाषा बाधा नहीं, भाषा रुकावट नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी जितनी आसान कर दी गई है, भाषा रुकावट नहीं बन रही है। आप भी टाइपिंग कर रहे हो, हम भी टाइपिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीज है किसी भी लैंग्वेज में। हाँ देखिए, हमारे देखिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बात। सवाल ये है कि इसकी शुरुआत बैंगलोर से क्यों कर रहे हैं, यूपी से क्यों नहीं कर रहे हैं? बेंगलोर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हब है और पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप का है। मुझे याद है कि देश में जब स्टार्टअप की पॉलिसी बन रही थी, सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी और जिस विभाग और जिस बोर्ड का गठन हुआ था, वो मिनिस्टर यहां बैठे हैं हमारे साथ उस समय के, नहीं स्किल डेवलपमेंट में थे। स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी, प्लस उसका बजट भी हम लोगों ने दे दिया था। क्योंकि समय हम लोगों को नहीं मिला उसके बाद, इसलिए वो पॉलिसी उतनी आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो एचसीएल को लाना, मुझे याद है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एचसीएल के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और जो जो उनको जरूरत थी उन चीजों को पूरा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज लखनऊ में इतना बड़ा एचसीएल का कैंपस है जिसमें हजारों बच्चे, और मैं कहूंगा इतना बड़ा कैंपस जो बनकर के तैयार हुआ, यूपी में दूसरा नहीं हो पाया। और बेंगलोर से क्यों? क्योंकि बेंगलोर से मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, इसलिए बेंगलोर से। नाइस प्लान कमीशन की रिपोर्ट में भी था प्लग एंड प्ले, और उसमें भी रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन उसने इतना डिले क्यों हुआ? तो सरकार बनवा दो, डिले नहीं होगा। इसीलिए तो बैठे हैं। तुम सरकार ही नहीं बनवाना चाहते हो। तुम जाने क्या पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये भी खुद कंफ्यूज है हमारे पत्रकार, इन्हें समझ में आ रहा कि किधर जाएं हम, नए के साथ जाएं कि हम पुराने के साथ ही रहें। हम बजट बढ़ा के रखेंगे अगली बार। 2017 में आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन उसके बाद सरकार आपकी नहीं है। बीएसपी से गठबंधन हुआ, उसके बाद कामयाबी नहीं हुई। ये जो
जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश आपने पीडीए लाया, 24 में कामयाबी मिली, 27 में क्या उसकी पिछले काम को जोड़ के और आईटी और जातीय समीकरण को लेकर जाएंगे मैदान में? प्रोग्रेसिव लोग, क्योंकि पीडीए का पहला ही शब्द है पी, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, पीडीए के साथ जाएंगे। हम हर कार्यक्रम में होंगे और हमारे साथ हर जगह हमारी पार्टी के लोग साथ रहेंगे, जिसमें कि इस बार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अभिषेक जी और राजीव राय और हमारे और एक्सपर्ट उनको साथ लेकर के काम करें। आप हैं ना, आप हैं, आप हैं। वो इसके बाद की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, एसआईआर में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पर भी हैं। आज आप आ रहे हो, इतना जागरूक करने की यही कोशिश है हमारी। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे काम थे एक्सप्रेसवे, आज 2 करोड़ से ऊपर उसमें टोल इकट्ठा हो रहा है। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। डायल 100 का नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। हाँ, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। देश के बाद अब आप पूरे देश को दिशा देने के लिए निकल चुके हैं और अब लड़ाई जो है वो दिल्ली की कुर्सी के लिए शायद हो। ये यूपी का 2027 का इलेक्शन, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ है, यूपी को जो विजन दिया, वही विजन हम लोग भारत में जगह जगह बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जब यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में, और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए, हाँ? ऑन ए लाइटर नोट, सोना इकट्ठा हो रहा है आजकल, तो सोना कब बंद होगा? वोटिंग हो रही है, उससे ठीक पहले इस तरह का इंसिडेंट, क्योंकि हमें आपको एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें यह भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार
एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्पोर्ट सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। स्पोर्ट सिटी बनाना ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह बनाया जा सकता था और स्टेडियम भी बना रहना चाहिए था। और हमारा पक्ष तो ये है कि नाम वही रहे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, नाम वही रहे। साक्षी महाराज राहुल गांधी को विकसित युवक बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा कर रहे हैं नहीं, इंटेलिजेंस पे आप सब भी सवाल उठा रहे हैं, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी जानते हो, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था, आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो बात आप कह रहे हो उसी तरह उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं वहां पर, बहुत से लोग छिपे हुए होंगे, सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों से लोग गए हैं। तो आप सोचिए ना कि यूपी में कितने लोग आएंगे ट्रेन से, यूपी में कितने आएंगे? उतने ही लोग आएंगे जितने कुंभ में आए थे बाहर से, हैं? नहीं, वो जो भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। खबरें आ रही है ट्रेन से लोग गए थे, ट्रेन से पहुंचाया गया। और जब यूपी में प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग बुलाते हैं, लोगों को खर्चा देके बुलाते हैं। यूपी में ऐसा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं बिहार के चुनाव को और क्या संदेश बिहार से हम किसी भी तरह के डिवीजन के खिलाफ हैं, इसलिए विजन लेकर के आए हैं, इंडिया का विजन। भारतीय जनता पार्टी हारे उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। यूपी में एसआईआर लागू हो गया, एसआईआर हो रही है, फर्जी नाम नहीं जाते हैं, वो बाद में बात कर लेंगे एसआईआर पे। 2027 का चुनाव नजदीक है। अब देखते हैं वादों के जो पुल होते हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पाए। वादे का जो पुल है वो भ्रष्टाचार में किसान से मैं मिला हूँ अभी हाल ही में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। सारे किसानों का कहना था कि जो रेट है धान का वो 2369 और 2389 रुपए रखा गया, लेकिन उन्होंने अपने जो धान है 1200-1400 तक तो बेचा है। आखिर उनको साफ तौर पर कहना है कि जो बिचौलिया है वो उनके धान की जो कीमत है, जो सरकार है बिचौलियों को बेच रही है, व्यापारियों को, व्यापारी की सरकार से बेच रहे हैं। अब किसान जो है अपना धान सरकार को नहीं बेच रहे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथी को। इसमें एक बिंदु एग्रीगेशन इकोनॉमी का भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं कि कैसे इस सेक्टर को और अच्छा किया जाए। ये जो बात आप कह रहे हो, मात्र 1600 रुपए मिल रहे होंगे, 1400, 1300, जो फिगर आप बता रहे हैं। जितने भी बिचौलिए हैं सब बीजेपी वाले हैं, जो खाद ब्लैक कर रहे हैं वो भी सब बीजेपी वाले हैं, सरकार भी बीजेपी की है। तो जो किसान के साथ धोखा हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है, बीजेपी के ही सब बिचौलिए हैं जो बीच का कमीशन खा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया इससे बहुत अलग होगा। पत्रकारों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 5 पत्रकारों की अब तक इस वर्ष जो है हत्या कर दी गई है। राघवेंद्र वाजपेयी या उत्तराखंड में अभी हाल ही में सितंबर में डेड डॉग मिली, और तमाम जो है ऐसी हत्याएं सामने आ रही है। पत्रकार साथियों से भी हमारा निवेदन है कि अपनी साख बनाए रखने के लिए भी आपको काम करना होगा। मैंने आपसे कहा कि सरकार ने ये कहा है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन तक एजेंसी पहुंचेंगी,
जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है उनको कठोर कार्रवाई की जाएगी।